गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोएम पढ़ेंगे द डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ के पार्टिकल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। एक क्रो है यानी कि एक कौवा है, उसने हिलाकर मुझ पर गिरा दिया। क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखो ये इस तरीके से जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, हेमलॉक ट्री बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, क्रिसमस ट्री को ही हेमलॉक ट्री बोलते हैं। इस तरीके से ये थोड़ा सा गलत बन गया, ऊपर से शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे होता है। तो यहाँ पर एक क्रो बैठा हुआ है ऊपर, पक्षी, और यहाँ पर से एक पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो जा रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि इस क्रो ने थोड़ी सी जो यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई थी वो हिलाई और अचानक से इनके कंधे पर आकर गिर गई। ठीक है, अब क्या होता है? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। अब ये जो हेमलॉक ट्री है इसके ऊपर बैठा हुआ ये क्रो था, इसने शुक डाउन ऑन मी, मुझ पर हिलाकर गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के टुकड़े थोड़े से। तो ये हमारा पैराग्राफ 1 हो गया। अब सेकंड देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे मन को मोह लिया। अ चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड चेंज कर दिया। एंड सेव माई सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो इस अब क्योंकि मूड चेंज हो चुका है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, तो यहाँ पर वो पहले देखो एक तरीके से किसी चीज़ का कुछ पछतावा करते हुए जा रहे थे, या मूड अच्छा नहीं था कुल मिला के। तो अब उनका जो मूड था वो काफ़ी हद तक सेव हो चुका था, मतलब बदल चुका था, और वो खुश हो चुके थे इस चीज़ से। और उस कौवे ने उनका आधा दिन जो है वो ख़राब होने से बचा दिया। तो बस कुल मिला के इस पूरी पोएम का जो सार है वो यही है कि मूड चेंज हो गया पोइट का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, और उनका जो आधा दिन था जो ख़राब होने वाला था किसी चीज़ के रिग्रेट में, वो ठीक हो गया, मूड ठीक हो गया, तो आधा दिन बच गया, खुशी खुशी बीतेगा अब। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। तो अब यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। देखो बच्चों, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये काफ़ी बच्चों को पता नहीं रहता है। तो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जैसे खाना पाना। ठीक है, इस तरीके से जैसे हम एक गाना लिखते हैं तो उसके अंदर राइमिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब मैंने बोल दिया ना, अब मुझे कुछ भी याद नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसी पोएम को एक गाने की तरह देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्रो, स्नो, बिल्कुल एक जैसे वर्ड्स हैं, होमोफोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे होमोफोन्स का मतलब होता है कि वर्ड्स की साउंड जो है वो एक जैसी बोलने में आए लेकिन मीनिंग अलग अलग हो। तो देखो यहाँ पे क्रो, स्नो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मी, ट्री। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स ये होते हैं। हार्ट, पार्ट, मूड, रूड। तो इस तरीके से अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखो क्रो के लिए क्या दिया हुआ है? स्नो। तो हम यहाँ पे क्रो के सामने लिख देंगे स्नो, SNOW। ठीक है, ये स्नो। ठीक है, नेक्स्ट है मी। मी के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है? ट्री, तो हम ट्री लिख देंगे। हार्ट, हार्ट का मतलब होता है दिल, तो यहाँ पर इसका दे रखा है पार्ट। नेक्स्ट है मूड। मूड का यहाँ पे रूड दे रखा है, RUED, किसी चीज़ का पछतावा करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस तरीके से हमने ये लिख लिया राइमिंग वर्ड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। फाइंडिंग द राइमिंग स्कीम, लुक एट द लास्ट साउंड इन द लाइन। आपने अभी फाइंडिंग मतलब जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो लिखे, आप साउंड को पकड़ो लाइन की। ठीक है, तो जो लास्ट वर्ड था उसकी आपने लाइन में साउंड देखी।
Label every new ending sound with a new letter. Then when the same sound occurs in the next line, use the same letter. Okay. तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। इस नोट का यानी कि ये जो टिप्पणी की हुई है या ये जो बात बोली हुई है इसके अंदर इस क्वेश्चन से लेना देना है। तो यहाँ पर देखो हमें बोला गया है कि एक एक लाइन को आप एक एक लेटर दो। तो यहाँ पे देखो क्रो को हम ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, मी को, ठीक है, इसको फिर से ए दे देते हैं क्योंकि ये दोनों बोलने में एक साथ थे। ऐसे ही इसको बी दे देते हैं, तो इसमें हो जाएगा ए बी, ठीक है। ऐसे ही सेम क्रो मी, तो यहाँ पे हार्ट मूड, ये हो जाएगा सी डी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से जा रहा है। लुक एट दिस स्टैंजा 1 एंड ट्राई टू फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द अबव पोएम। तो यहाँ पर किस तरीके से जा रही है, ए बी। तो अभी हमने करके देखा था ए बी, तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड गेस दैट डस्ट ऑफ स्नो इज। अरे ये पिक्चर दे तो रखी थी, खामखा बनाया, बताओ ऊपर, चलो कोई नहीं। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड गैस द डस्ट ऑफ स्नो इज। अब ये जो पिक्चर दे रखी है इसके अंदर से गैस करो कि डस्ट ऑफ स्नो का क्या मतलब होता है। डस्ट मिक्स विद स्नो, ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रो, स्नोफॉल एंड डस्ट स्टॉर्म, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो हमारा हो जाएगा टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, डी वाला, ठीक है। तो डी वाला हमारा आंसर है, छोटे छोटे कण बर्फ के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री इज फोकस्ड बाय द पोएट। तो हेमलॉक ट्री के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं इसमें बताई गई हैं, ठीक है, क्या चरित्र बताया गया है। तो यहाँ पर पहला देखो, अ फ्रूट बियरिंग ट्री, अ पॉइजनस ट्री, अ शैडी ट्री एंड ओल्ड ट्री। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या इसको एक फ्रूट बियरिंग, देखो हेमलॉक ट्री पे जो है फ्रूट्स कम ही उगते हैं, मतलब ये चीड़ का पेड़ होता है, तो यहाँ पर तेल तो मिल सकता है इससे लेकिन फ्रूट्स नहीं उगते, देवदार का वृक्ष होता है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, तो ये वाला तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला फ्रूट बियरिंग तो नहीं है। नेक्स्ट है पॉइजनस, क्या ये एक जहरीला पेड़ है। आगे बढ़ते हैं, क्या ये छायादार पेड़ है, क्या ये छाया देता है, शैडी ट्री, या फिर ये एक पुराना पेड़ है। तो यहाँ पर इस पोयम के अकॉर्डिंग जो है ये एक पॉइजनस पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑथर है ये जब चल रहा होता है तो ये फील किस तरीके से कर रहा होता है कि इसको किसी बात का कोई पछतावा होता है, इसको बहुत दुख होता है किसी बात को लेकर। और ये जो ट्री है और ये जो क्रो है ये भी इसी जो पोयम है उसके अंदर यही सिंबल बना रहे हैं कि पॉइजनस ट्री है, यानी कि एक डिप्रेशन वाला ट्री है, खाली पेड़ है और उसके ऊपर ये काला कौवा बैठा हुआ है जो कि अच्छा साइन नहीं दिखा रहा। लेकिन जब इसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो पड़ती है, यानी कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ना, ये मैजिकल पार्टिकल्स की तरह दिखाए गए हैं इसके अंदर इस पोयम में, कि इन डस्ट ऑफ स्नो के पड़ते ही जो है इस पोएट के मन में एक पॉजिटिव एनर्जी आई कि अब मुझे जो है पछतावा नहीं करना चाहिए, मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए ज़िंदगी के लिए। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है ना वो पॉजिटिव दिखाया गया है और हेमलॉक ट्री जो है वो नेगेटिव दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पॉइजनस हमारा आंसर हो जाएगा, इस पर टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूड। तो आप जब अपनी किताब खोलकर इस डस्ट ऑफ स्नो वाली पोएम को पढ़ोगे देखो तो वहाँ पर रूड का नीचे हिंदी मतलब रूड का इंग्लिश में मीनिंग दे रखा है। तो उसका मीनिंग वहाँ पर बुक के अंदर जो है वो ये दे रखा है, हेल्ड इन द रिग्रेट, तो किसी पछतावे में जाना, ठीक है। तो यहाँ पे पछतावा होता है, यहाँ पे रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो वो उस वक्त पछतावा कर रहा था किसी चीज़ का, तो जैसी डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर पड़ी फिर उसका जो मूड था वो चेंज हो गया और खुशी की लहर उसके अंदर दौड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रूड का मतलब होता है
हेल्ड इन रिग्रेट, ठीक है, किसी चीज़ का पछतावा करना। तो ये आपकी बुक में भी दे रखा है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही। थैंक यू।